स्क्रीन शो हो रही है बच्चों सभी को? यस सर। तो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो कल हमने पढ़ा है रिलेटिविटी में। ठीक है, मैं पूछूंगा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनसे। चलो श्रेष्ठा ही बताएगी मुझे अभी। हाँ यस सर। श्रेष्ठा, बेटा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम कहाँ पर यूज करते हैं? पहला लेक्चर तो किया था ना बेटे? सर मैंने कल की एक भी क्लास नहीं ली थी। अच्छा, कल की एक भी क्लास नहीं ली है? नहीं। चलो ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या था पहला? हाँ भाई, आ रही मेरी आवाज? आवाज ही गायब हो जाती है इन लोग की। हाँ, कहाँ पर होता है? अरे तुषार गोयल। हाँ तुषार। यस सर। तुषार, हाँ बेटे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ यूज करते हैं? सर जनरली ब्लैक होल्स में। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल्स में। कोई और बताओ मुझे इसका क्लियर, सीधा डायरेक्ट आंसर जो होना चाहिए। सर स्पेस और टाइम के ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं इसको। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने कहा था जब सर स्पीड, इनर्शियल फ्रेम्स में। हाँ जब स्पीड किसके इक्वल होती, कंपेरेबल होती है? लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट के। लाइट ठीक है, स्पीड ऑफ इसका लाइट के। आंसर ये कहना है तुमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दो हैं, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी। तो इनर्शियल हम तब कहेंगे जब हमसे पूछा जाए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ यूज होती है। ठीक है। ओके सर। अब मुझे ये बताएगा कौन? मुकेश, मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता इसी क्लास का स्टूडेंट है क्या? नो सर। यस यस। कौन सी क्लास है बेटा? P12 सर। P12? हाँ सर। बेटा P12 का तो अलग चल रहा है। और सर मेरे पास लिंक नहीं आया था। लिंक क्लास का आया होगा, ज्वाइन क्लास का, है ना? एक बार टाइम टेबल देखो P12 में किसका नाम है। ठीक है। महेंद्र कुमार सोनकर सर का। यस सर। हाँ सोनकर सर पढ़ाएंगे उसे, ठीक है। उनकी तरफ से ओके इनविटेशन सर। आया होगा, P12 के क्लासरूम बना होगा उसमें। ठीक। ओके सर। मुकुल, मुकुल त्यागी। यस सर। हाँ बता बेटे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में कौन सा एक्सेलरेटर होता है, कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है? हम्म इनर्शियल सर कांस्टेंट वेलोसिटी से। थोड़ा जोर से और बोलो। नॉन इनर्शियल। क्या कह रहा है? सर इनर्शियल, इनर्शियल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। हम्म इनर्शियल कांस्टेंट वेलोसिटी से सर। ठीक ठीक, हाँ। और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से नॉन इनर्शियल फ्रेम सर। अच्छा, चलो रिदम बताएगी। हाँ रिदम, आवाज आ रही है मेरी? रिद्धि। सर अजय। हाँ रिद्धि, ये बताओ बेटे, जो हमारे पास अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल है दो नॉन इनर्शियल फ्रेम? दोनों। क्या होती है? सर वो बोथ, कैसे? दोनों होती है। अपने एक्सेस पे भी घूम रही है ना। अच्छा, यस सर। तो उसकी वजह से क्या, कौन सा हुआ उसमें, कौन सा फ्रेम बनेगी? सर दोनों फ्रेम बनती है, इनर्शियल भी और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल भी नॉन इनर्शियल भी। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल क्यों बोलते हैं हम, जबकि बाय डेफिनेशन तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल है, फिर हमने इनर्शियल क्यों बोला? क्योंकि सर इसमें एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है। सर्कुलर मोशन में। एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, बहुत जीरो कम है, पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो थ्री वैल्यू हमने देखी थी ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स वेरी स्मॉल। ओके। जीरो सिक्स मीटर पर हाँ, सेकेंड तो इसकी स्क्वायर है वजह सर। से हम अर्थ को डेली लाइफ में एज अ इनर्शियल फ्रेम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओके। इसके बाद शशांक वर्मा। आ रही है आवाज शशांक? का एक्सेलरेशन इसी वजह मुझे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताओ, आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दो पोस्टुलेट बनाए थे आइंस्टाइन ने। तुषार।
तुषार साहू। हाँ भाई। सर एक तो स्पीड ऑफ लाइट यस कांस्टेंट सर। रहेगी। और सर एक मैं बता रहा हूँ, सेकंड रुक जा। एक इक्विलिब्रियम का था। सर सेकंड पॉइंट तो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है और जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हर जगह सर सेम अप्लाई करेंगे, जो आपने हाँ एग्जांपल सारे दिया था लॉज फिजिकल सेम स्क्वायर रहते में। हैं। ठीक है, जो आशीष चौहान। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बेटे क्या 3 कंक्लूजन्स थे? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के 3 कंक्लूजन्स। आ रही है आशीष मेरी आवाज? एक तो भैया अधिकतर के तुम लोग के माइक्रोफोन सही से काम नहीं करते हैं। दिखाओ जिनके माइक्रोफोन से प्रॉब्लम है। इससे पता नहीं लगता तुम अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब मुझे बताओगे तभी मुझे समझ में आता है कि बच्चे को अभी कितनी और जरूरत है प्रिपरेशन की। अंकुश। यस सर। हाँ बता बेटे, क्या सर कंक्लूजन थे माइकलसन मोरले पहला एक्सपेरिमेंट के? सर पहला तो ये था कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक एग्जिस्ट हो नहीं गया, करता। और बिल्कुल सर वो कहते थे कि सी जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया। और वो कहते थे कि जो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो वैलिड नहीं होता सर। कहाँ वैलिड नहीं होता? सर हाई स्पीड के लिए। ठीक है, अजय सिंह। अजय सिंह यस बताया। सर। अजय सिंह ये बता मुझे, ऑब्जेक्टिव क्या था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का? ऑब्जेक्टिव हम्म ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अंजलि भारद्वाज। ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड द मोशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर। टू फाइंड द मोशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर। ठीक हो गया। इसके बाद आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। याद है तुम लोग को? नहीं है? सभी लोग एक बार अपनी कॉपी में लिखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, और जो टोटल फ्रिंज शिफ्ट के लिए फॉर्मूला आया था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। नहीं आता, नोट्स में देखो, फिर से ट्राई करो। ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए क्योंकि आगे का सारा काम आगे ही होना है। ठीक है, किसी को याद है इक्वेशन? देखो याद रखनी है हमें, ठीक है। एक अच्छा डेरिवेशन किया यस था सर। हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, और उसमें क्या था हमारे पास? सबसे बड़ी बात ये थी कि थ्योरी से जो 2 पोस्टुलेट थे उनका यूज करके लॉरेंस ने इक्वेशंस क्रिएट करी थी, ठीक है। और जी बड़ी जबरदस्त इक्वेशंस थी। चलो मैं एक बार लिख रहा हूँ इन इक्वेशंस को। चलो कोई बताएगा पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स डैश इज इक्वल्स टू सर एक्स डैश इक्वल्स टू गामा गामा एक्स माइनस वीटी। तो x माइनस वी टी, गामा की जगह क्या यूज करा था हमने? जो गामा की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट अपन सी स्क्वायर। माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमने कहा था कि x एक्सिस में मोशन है तो फिर y डैश इक्वल्स टू y रहेगा, z डैश इक्वल्स टू z। और 3D के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि 3D के केस में हम क्या करते हैं? हम फिर इसमें y माइनस वी बाई टी अपॉन हाँ, हम कंपोनेंट ले लेते हैं वेलोसिटी के। और t के लिए क्या थी इक्वेशन? t डैश इक्वल्स टू टी टी माइनस गामा बी t माइनस माइनस टी। एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, ये था ना? यस यस सर सर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा 1 माइनस वी स्क्वायर 1 ओवर। माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी सी। स्क्वायर। देखो अभी हमें याद है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में है, ठीक है। तुम लोग भी जब प्रैक्टिस कर लोगे इनकी 2-3 बार से देखोगे, क्योंकि अभी आगे बार बार यूज होंगी है, तो तुम्हें भी ये इक्वेशंस याद हो जाएंगी। और लेकिन यह है कि डेरिवेशन अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी समझ में इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। इन्हें बोला था हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसके बाद मैंने कहा था इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी होती हैं। इनवर्स में क्या करते थे? एक्स डैश की जगह एक्स कर देंगे x को अपन x में कन्वर्ट करते थे और x को x ले लेते तो वी हाँ, इक्वल्स टू माइनस वी हो जाता था। और v को माइनस वी से चेंज कर देते थे।
है ना। Yes, sir. इक्वेशन हमें मिलती थी वो इनवर्स होती थी। तो इनवर्स में जी। x इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस x डैश प्लस v v डैश t डैश। कौन में t डैश। ठीक है। अब बच्चे ये भूल जाता है भाई, हर कई बार ये जो वैल्यूज में t डैश है ना, कई बार x इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाता है, मीनिंग जो है। क्योंकि 1 एक माइनस जगह भी डैश तुमने अगर गलत लगा दिया तो मतलब तुम्हारा इक्वेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए याद रखना है कि हमें सही इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डैश प्लस एक्स डैश भी होगा ना अभी, Yes, sir. yes sir S dash और yes टी sir और t स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² ओवर सी स्क्वायर। t square. तो हमें इन्हें याद रखना है, और ये हमें याद है तो इनवर्स हम आराम से लिख सकते हैं। अब इनवर्स को डेराइव भी हमें करना होगा, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इनवर्स कैसे लाते हैं वो उसका भी एक डेरिवेशन रहेगा, वो जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब हम उसे देखेंगे। तो यहाँ तक का काम सभी का क्लियर था, किसी का कोई डाउट है ये बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या वाकई में रिलेटिविटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या कहीं पर ये एप्लीकेबल है, और क्या इफेक्ट इससे क्रिएट होते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 4 है हमारा आज। तो आज हमने डिस्कस करना है दो सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड हैं। पहला है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? अब देखो, नॉर्मली जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में मेरे पास सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से v से, है ना, आफ्टर टाइम टी u वेलोसिटी से आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, है ना, बहुत हाई वेलोसिटी है। तो क्या अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इसकी लेंथ अगर x थी तो बाद में इसकी लेंथ घट के x - l हो जाए? कुछ ऐसा पढ़ा है अभी तक कॉन्सेप्ट? अभी तक तो नहीं पढ़ा सर। हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन, दुनिया भर की चीजें हमने पढ़ी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ अपने आप ही डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में है ही नहीं। तो लेकिन जब हम रिलेटिविटी में जाते हैं तो क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका बहुत हाई स्पीड, दैट इज हाई स्पीड का मतलब क्या है, हमेशा यहाँ तुम लोग वर्ड यूज करोगे कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बच्चे केवल हाई स्पीड लिख के छोड़ देते हैं, तो हाई स्पीड क्या है, कहीं तो हमें उसको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा ना हाई स्पीड के लिए। तो हाई स्पीड क्या है, दैट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख दो या उसी में सीधे आगे लिख दो, दैट इज एट वेरी हाई स्पीड दैट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द length of an object appears to be contracted by a factor square root of 1 - v² over c²। यानी अगर ओरिजिनल लेंथ l0 थी तो जो लेंथ हमें अपियर होगी ऑब्जेक्ट की v वेलोसिटी पे, वो लेंथ ये होती है। ये वैल्यू l की हमेशा क्या होती है, l0 से कम होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ये l की वैल्यू हमेशा l0 से कम होती है, क्यों? देखो v हमेशा c से क्या होगा, कम होगा ना। जी सर। तो v c से कम होगा तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। जी। सपोज मेरे पास दो x/y था, तो x/y में अगर ये x क्या है 0.9 अपॉन क्या आ जाए 1, तो 0.9 रहेगा, है ना। तो 1 - 0.9 कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.09 जो रहेगा, दैट इज। तो ये हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये x बड़ा हो गया तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाती है। ऐसी तो होगा ना। जी सर। अगर v² ओवर c² की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 दैट विल बी निगेटिव, एंड स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव का मतलब इमेजनरी नंबर। तो वैसे भी v से कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट, c से कोई बड़ी वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो v हमेशा लेस देन c होगा। तो ये जो वैल्यू पॉजिटिव में प्लस वैल्यू आती है 1 में से क्या होती है, हमेशा छोटी। तो हमेशा क्या होता है, जो l0 है दैट विल बी लेस देन टू l। तो इसका मतलब जो लेंथ है हाई वेलोसिटीज में वो हमें कैसी दिखाई देगी कि क्या हो गई है, कम अपीयर्स होती है, एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखो, द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L is shortening of the measured length of object relative to the observers in frame. A body moving with the velocity relative to
an observer appears to the observer to be contracted in length in the direction of motion by a factor this, whereas its dimension perpendicular to the direction of motion are unaffected। इस चीज को बहुत ध्यान देना है। और सपोज मेरे पास कोई रॉड, कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर की दो साइड्स हैं एल नॉट, वही इक्वल होंगी। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है बच्चों, तो इसकी कौन सी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी? इसकी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये एल हो गई, जबकि ये एल नॉट ऐसे ही रहा। यानी जो भी एक्सिस के अलॉन्ग जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग वाली लेंथ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके परपेंडिकुलर वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया? ये बताओ मुझे। यस सर। पहले तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर कोई बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ जरूर लिखोगे कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन its length appears to be contracted in length by a factor square root of 1 minus v square over c square। कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई में अपियर होती है? एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड नॉट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये चीज याद रहेगी तुम लोग को। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, अब हम इसको करेंगे डेराइव, और ये बहुत आसान है क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिसने कर ली, ये फॉर्मूला बस 2 स्टेप में आ जाता है। अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद नहीं है तो ये गड़बड़ होती है, और ये बच्चे अधिकतर गड़बड़ करते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अच्छे से याद नहीं रखते हैं। तो अब चलो देखते हैं किस तरीके से है। अब देखो मेरे पास अगेन हमने 2 फ्रेम्स लिए। एक क्या है? मूविंग फ्रेम एच डैश। दूसरा फ्रेम कौन सा है? स्टेशनरी फ्रेम है। स्टेशनरी का ऑब्जर्वर क्या है? ओ। मूविंग का ऑब्जर्वर क्या है? ओ डैश। समझ में आ रहा है? ये काम तो अभी तक हमने किया है ना, कल से हम यही तो कर रहे हैं। मैंने कहा था 2 फ्रेम्स तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बनाना है। जो फ्रेम एच डैश है कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यानी ये कौन से फ्रेम्स की बात कर रहे हैं हम अभी? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? कौन से फ्रेम्स होंगे बेटे? इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, एक रॉड है, इसकी लेंथ क्या है? एल नॉट। रॉड है, इसकी लेंथ क्या है? एल नॉट। अब सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, वो स्टेशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेशन की बेंच थी, 2 फ्रेंड्स इसमें बैठे हुए हैं। अब क्या है आपके पास? दोनों इनमें से एक फ्रेंड के पास क्या, एक रॉड रखी हुई है। ठीक है, और इस रॉड की लेंथ है एल नॉट। दोनों बैठे हुए हैं, तो इस फ्रेंड ए को और बी को इसकी लेंथ क्या दिखाई देगी रॉड की? हाँ बच्चों, हम ये रुके हुए हैं, दोनों स्टेशन में बैठे हुए हैं, और रॉड की लेंथ एल नॉट है, क्या दिखाई देगी? बताओ। सर बी को तो एल नोट ही दिखाई देगी, ए को थोड़ी छोटी दिखेगी। नहीं, अभी मैंने क्या बोला? बैठे हुए हैं, स्टेशनरी है। सेम दिखेगी सर। हाँ, जब स्टेशनरी है तो दोनों को सेम दिखाई देगी, है ना? अभी दोनों स्टेशनरी है, ये दोनों को सेम दिखाई देगी। अब क्या हुआ, आपका जो फ्रेंड बी है ये बैठ गया किसमें? ट्रेन के अंदर। ठीक है, और इसके पास ये रॉड रही। अब इस रॉड की लेंथ इसको क्या दिखाई देगी? बी को। ये रॉड को लेके अपने साथ बैठ गया ट्रेन के अंदर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो रॉड क्या है? स्टेशनरी है ना, तो इसे तो लेंथ दिखाई देगी, एल नॉट ही तो दिखाई देगी। लेकिन ए को अब ये रॉड स्टेशनरी दिखाई दे रही है, मूविंग मूविंग। मूविंग दिखाई दे रही है इसको। अब इसकी लेंथ एल अपियर होगी। अब हमें निकालना है कि ये एल नॉट रहेगी या इससे कुछ कम होगी। इसके लिए अब हमें क्या लेकर आनी है? वैल्यू। समझ में आया क्या चीज मैंने बोली? जब दोनों ही स्टेशनरी थी, रॉड स्टेशनरी है, तो दोनों को उसकी जो लेंथ है वो सेम दिखाई देगी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। अब क्या करा, एक फ्रेंड ने रॉड को लेके एक स्पेसक्राफ्ट में मूव करना स्टार्ट करा जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, और वो स्पेस की तरफ निकल गया। तो जो जिसके पास वो रॉड रखी है, जिस फ्रेंड ने उस रॉड को पकड़ा हुआ है जो स्पेसक्राफ्ट में है, उसके लिए तो रॉड उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो उसे तो उसकी ओरिजिनल लेंथ दिखाई देगी। लेकिन जो उसका फ्रेंड ए है जो अर्थ से इसे ऑब्जर्व कर रहा है,
अब उसे उसकी लेंथ कुछ डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में डिक्रीज होती हो रही है इंक्रीज, वो हमें अब जो डेरिवेशन होगा उसके बाद हमें इस चीज का पता लगना है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत आसान हो गया। किसी को कोई डाउट है बताओ मुझे पहले। नो सर। नो सर। अब आगे बढ़ रहा है। अब ये रॉड आपकी है, इस रॉड को दोनों ही देख रहे हैं। ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ देख रहा है और दूसरा मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश देख रहा है। ओ डैश ने इसकी डिस्टेंस मेजर करी, इसने इसके एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स देखे x2 डैश और x1 डैश। तो ओ डैश के लिए इसकी लेंथ क्या है, जो ओरिजिनल लेंथ है एक्चुअल में एल नॉट क्या होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। सर एक बार दोबारा बता देना। ये रॉड है, ठीक है, रखी हुई है, ये स्पेसक्राफ्ट में है, यानी जिस फ्रेम में ये ओ है स्पेसक्राफ्ट में ओ डैश भी बैठा हुआ है और ये रॉड भी रखी हुई है। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए, ये ए और बी, जिसके दो एंड्स हैं। यानी इसने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बी है लास्ट वाला, उसका कोऑर्डिनेट देखा एक्स डैश, और इधर का देखा इसने x1 डैश। तो इसको क्या, इसकी लेंथ क्या होगी ओ डैश के रिस्पेक्ट में, x2 माइनस x1 होगी ना, यस x2 डैश सर। माइनस x1 डैश होगी। वन डैश सर। ठीक है यहाँ तक। और क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो जो इसे लेंथ दिखाई दे रही है x2 डैश माइनस x1 डैश, ये क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये क्या होगी आपकी ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर लेंथ। क्या होगी ये, प्रॉपर लेंथ। ठीक है, इसका मतलब जब रॉड स्टेशनरी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर लेंथ, यानी ये क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ। अब इसी रॉड को देखा इस ऑब्जर्वर ओ ने, ये ऑब्जर्वर ओ ने देखा। अब ऑब्जर्वर ओ के लिए इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखो, जो लास्ट का एंड है उसके कोऑर्डिनेट होगा इसका x2, यानी बी जो इसका कॉर्नर है, और ये वाले कॉर्नर के लिए क्या होगा, x1। तो इसके लिए लेंथ कितनी होगी, l, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, x2 माइनस x2 x1, माइनस x1। यही तो होगी ना। यस सर। भाई इसने अपने मेजरमेंट करे, इसने अपने अकॉर्डिंग बोला कि इसके जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2 है और क्या है, x1 है। तो इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, दैट इज l इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक हो गया, आया समझ में, यस सर। है ना। अब देखो इसके बाद, यहाँ के इसके बाद अब हमें निकालनी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से फाइनल इक्वेशन। पहले ये समझ में आया, ये बताओ, ये जरूरी है क्योंकि बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, वो लिख देते हैं एल नॉट इक्वल्स टू x2 माइनस x1, और ये होते ही आंसर आएगा तुम्हारा गलत, ये रॉन्ग है। एल नॉट क्या है एक्चुअल में, मूविंग फ्रेम में है। तो मूविंग फ्रेम का ऑब्जर्वर जो उस रॉड को लेके बैठा हुआ है उसको जो लेंथ दिखाई देगी वो ओरिजिनल लेंथ होगी, इसलिए एल नॉट क्या होगा, x2 माइनस x1। और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ लिखी हुई है देखो इक्वेशन। ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब हम यहाँ यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब मैंने कहा था इसे याद रखना है, x1 डैश क्या थी पोजीशन के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, याद है सभी को, याद हो जानी चाहिए। एक बार लिख के सभी लोग देखो इसे, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्योंकि इसलिए आसान है क्योंकि गैलीलियन वाली जो इक्वेशन थी x माइनस वी टी, उसके अपॉन में क्या लिख देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इसलिए अब जो x2 डैश यहां से अगर हम निकालें तो x2 डैश को क्या लिखूंगा मैं, यानी x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x2 से, तो ये x2 डैश इक्वल्स टू x2 माइनस वी टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, और x1 डैश इक्वल्स टू क्या आया, x1 माइनस वी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, हमें तो ये इक्वेशन याद रखनी थी। x1 के लिए तो हमने x1 के लिए लिख दिया, x2 के लिए तो x2, x3 होगा, x4 होगा, कितना कोई भी वेरिएबल दे दो हमें, है ना। हम उसके लिए पोजीशन के लिए इसी जनरल इक्वेशन को यूज करेंगे।
अब एल नॉट इक्व टू क्या था, एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, यही तो था। यस सर। यस सर। अब मैं रखूंगा एक्स टू डैश और एक्स वन डैश की वैल्यू। एक्स टू डैश की वैल्यू क्या है, एस ये टू माइनस रखी बी टू। हुई जो यहाँ पर है, और एक्स वन डैश की वैल्यू ये है। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास है। न्यूमरेटर दोनों का सेम, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। यस सर। तो जब डायरेक्टली ऐड हुए, तो सिंस यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस एक्स वन प्लस वी टी, यही हो जाएगा ना। तो यस क्या सर। कैंसिल आउट होने वाला है इसमें से वी टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा ये, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां से जो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या लिया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, एल। एल, एल। एल। हाँ एल, एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां से एल इक्वल्स टू क्या मिला हमें, एल इक्वल्स टू मिला एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ वन रूट में माइनस वन स्क्वायर ओवर सी। माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखो कितना आसान डेरिवेशन था, इसमें कुछ है ही नहीं। हमें केवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसी को x1 और x2 के टर्म में लिख के माइनस कर देंगे, आंसर हमारा सीधे आ जाएगा। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि x2 डैश माइनस x1 डैश को हमने क्या लिखना है, एल नॉट, नॉट। और x2 माइनस x1 को क्या लिखना है हमने, एक्स। एल। और हमने सीधे क्या रख देना, x2 माइनस x1 डैश, यानी x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू रख देनी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। दो स्टेप में हमारा काम हो गया। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा। अब गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, चलो पहले आगे देखें इसमें और क्या चीज लिखी है। एल इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। जो एल नॉट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर लेंथ है यानी ओरिजिनल लेंथ, और जो एल होती है इसे बोलते हैं एपेरेंट लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, एपेरेंट लेंथ, या यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रॉपर लेंथ। ठीक है, इसके लिए एपेरेंट वर्ड भी यूज होता है, और अगर एपेरेंट लेंथ बोल दे तब भी तुम्हें याद रखना है एल की बात कर रहा है, और अगर इम्प्रॉपर लेंथ बोले तब भी आपको बात करना है कि किसके रहा है, एल की। और एल नॉट को बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक बार आया, एक या दो बार आया हुआ है 2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में, कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर लेंथ। तो क्या होता है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ रॉड व्हेन इट इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड। एंड apparent length और improper length क्या है, that is the length observed by to an observer with respect to which the rod is moving with a very high velocity, that is what we call improper length। तो ये डेरिवेशन बताओ आसान था या टफ है। इजी है सर। एक बार ऐसा करो, कॉपी में 2 मिनट के अंदर इसे ट्राई करो करने के। ठीक है, ये डेरिवेशन है, बड़ा आसान सा है। इक्वेशंस लिखो, जैसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या करो, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, दिखाई दे रहा है तुम्हें, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबने, जी। हो गया ना, सभी का स्क्रीनशॉट आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसे ट्राई करो, तुम ये देखो कि ये तो 2 या 3 मिनट में हो जाने वाला डेरिवेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं। जो थोड़ा टिपिकल डेरिवेशन है वो है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो लेकर आए थे, वो टफ है। ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन इसके लिए मैं कहूँगी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, या तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ऐसा नहीं है। ये 2 स्टेप 4 स्टेप में होने वाला डेरिवेशन है, जबकि जो उससे पहले वाला है उसमें तुम्हें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक बार इस सभी वाले लोग, हाँ बेटे, सर जो ये वाला मंडे है इस टेस्ट में तो सारी यूनिट आ जाएगी वाली। हाँ सर, पूरी यूनिट आएगी रिलेटिविटी, और ये मान के चलो ये पहली यूनिट होती है, सबसे सर इंपॉर्टेंट। क्वांटम में आएगी ना? क्वांटम नहीं आएगी, ओके। वो तो आ क्वांटम चुकी क्या है। होगा? ठीक है, ये यूनिट लेंथी है, अभी तुम देखोगे कितनी लेंथी यूनिट है। ठीक है, इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी खत्म नहीं होता, इतने फॉर्मूला है इसमें।
प्रैक्टिस अच्छी चाहिए इसमें। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर जो आपने 3 लेक्चर जिसने करा उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिसके कल के छूटे में उसे प्रॉब्लम आएगी इसे आगे करने में। लेकिन अगर वो एक बार अच्छे से पढ़े तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करो 2 मिनट में, फिर मैं पूछता हूँ किस किस का हुआ है, किसको कहाँ सर डिफिकल्टी है। रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग बेटे मैं आज अपलोड करूंगा यूट्यूब में, ठीक है। कल बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया था, आज मुझे बीच में टाइम है, तो मैं अपलोड करके तुम्हें तुम उसमें देख लेना, मैं बता दूंगा कि मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर तो यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट देख लोगे, ठीक है। चलो तुम लोग यस इसे करो, सर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें मैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो रहा है बच्चों? सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग भी करो बेटे, 2 मिनट और ले लो भले ही, लेकिन ये दिमाग में बैठा लो इसे, क्योंकि जब आगे के डेरिवेशन करोगे तो तुम्हारे लिए ये टर्म्स बहुत कॉमन हो हो गया जाएंगे। सर। चलो गुड, समझ में भी आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, करो बेटे, सभी लोग करो ऐसा। चलो तब तक अटेंडेंस भी बोलते रहना बच्चों, ठीक है। आज है 16, अटेंडेंस भी बोलना बच्चों। अजय प्रताप, यस सर। इसके बाद अंजलि, फिर मैं एक बार लास्ट में और लूंगा अटेंडेंस, ठीक है, गायब नहीं रहना जिनकी अटेंडेंस हो जाएगी। अंजलि, Present. अंजलि माइक्रोफोन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारे। अंकित, Present. यस सर। ठीक है बेटे, लगा दी प्रेजेंट अंजलि। अंकुश, प्रेजेंट सर। अंशुल, प्रेजेंट सर। अंशुल प्रेजेंट रहा कर भाई, तेरी एब्सेंट ज्यादा रहती है। सर कल मैं बाहर गया हुआ था इसलिए से नहीं आ पाया, वैसे तो प्रेजेंट ही होगी मेरी बाकी ठीक है ठीक है ठीक इससे है, पहले चलो। की। आर्यन, प्रेजेंट। आशीष, प्रेजेंट सर। आयुष, प्रेजेंट सर। ऋषि, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, लक्ष्य है गायब हो गया, दिख तो रहा है। हाँ लक्ष्य, चैट बॉक्स में लिख अगर आवाज नहीं आ रही तो, ठीक है। मुकुल, यस सर।
इसकी आवाज ना आए वो चैट बॉक्स में लिखो। निधि, प्रेजेंट सर। निखिल कुमार, ये एब्सेंट है। ओमकार, ओमकार भी नहीं है। पीयूष, पीयूष एब्सेंट। पृथ्वी, पृथ्वी भी नहीं है। पृथ्वी भी एब्सेंट। रिदम, रिदम प्रेजेंट है। सिद्धि, प्रेजेंट सर। सत्यम, सत्यम, सत्यम के बाद है शशांक, शशांक के बाद श्रेष्ठा, सर। श्रेया, प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ, प्रेजेंट सर। तुषार, प्रेजेंट सर। तुषार साहू एब्सेंट। विक्रांत, प्रेजेंट सर। विक्रांत प्रेजेंट। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन हो गया ना तुम लोग का। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, पहले उससे पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे इसमें। स्क्रीन में प्रेजेंट करो अपनी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइम डायलेशन। बिल्कुल इसी तरीके से होना है वो भी, लेकिन वो ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। ये समझ में आ गया था ना डेरिवेशन। अब देखो यहाँ पर इससे क्लियरली मैं आपका हमारा इंडिकेट होता है इस फॉर्मूले से कि जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये कम होते चले जाएगी बच्चों, है ना। v वाला फैक्टर जितना जितना बड़ा होता चला जाएगा ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होते चले जाएगी, और 1 माइनस ये वैल्यू उतनी ही कम होती चले जाएगी। ऐसे ही होगा ना। यस और ये सर। सेकंड टर्म जितनी बड़ी होगी उतना ही ये ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाली वैल्यू कम होते चले जाएगी। एंड एट द स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट ने लाइट की स्पीड को अचीव कर लिया तो क्या होगा भाई। 0 लाइन। L equals to L नोट हो जाएगा। एल इक्वल्स टू 0, क्योंकि v अपॉन सी क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। यही तो बनेगा ना ये, यस स्क्वायर सर। रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मैंने कहा। तो ये कितना बना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, और ये क्या हो गया 0। तो यानी यहाँ से l हमें क्या मिल गया 0। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो वो कैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इट विल बी, जीरो डायमेंशन किसकी होती है, पॉइंट की। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है हमें कैसा दिखाई देगा, इट विल बी अपीयर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, भले ही अर्थ हो या सन हो, इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं अगर ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देंगे, दे विल जस्ट लुक लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा आपका जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते चले जाएगी वेलोसिटी की, आपकी लेंथ डिक्रीज होते चले जाएगी, एंड एट द स्पीड ऑफ लाइट इट विल बिकम 0। समझ में आया। और अगर मैं कहूँ कि बहुत लो स्पीड से v 2 लेस देन c है, तो ये जो अंदर वाला फैक्टर है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि v अगर बहुत स्मॉल है c से तो सी स्क्वायर तो और भी बड़ा होता चला जाएगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। इन दैट केस एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल नॉट। नॉट। ठीक है, इसलिए लो स्पीड में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे, यानी डेली लाइफ में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सही, लेकिन वो इतना कम है कि उसे हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, इसलिए लो स्पीड में जो फिजिक्स है आपकी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, वो किस में मर्ज, किस क्या बन जाती है आपका क्लासिकल फिजिक्स। अब आ रहे हैं हम इससे और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ। तो उससे पहले मैं तुम्हें दो क्विज असाइन कर रहा हूँ, फटाफट से वो उस क्विज में तुम लोग पहुंचो। ठीक है, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अपने क्विज अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुंचो सभी लोग, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। टाइम डायलेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास आने वाला है।
ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इन दोनों क्विजेस को तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व क्या करना है बस तुम्हें, आंसर बिल्कुल आसान है, थियोरेटिकल है तो बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों आ गए क्विज? क्विज आ गए हैं? देखो स्ट्रीमलाइन में आ गए होंगे क्विज। 2 आ गए सर। तो जी फटाफट सर। से इन्हें करो, फिर हम अगला आगे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों? सर नहीं हुआ अभी। करो फिर, करो फटाफट से, आसान से क्विज है दोनों के दोनों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। Yes, sir. चलो 1 मिनट का टाइम हो रहा है, कंप्लीट करो सभी लोग। इसके बाद हमारा आज का लेक्चर फिर वो मेरे ख्याल से 3:30 में है ना, बीच में दो तुम्हारे मेरे ख्याल से एक नया लेक्चर आया सॉफ्ट स्किल का। टाइम यस टेबल मिल सर, गया था ना? हमारे अच्छा, 2 तुम में से कोई लेक्चर ऐसा अलग ऐसा है हैं। जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है? मेरे ख्याल से अभी कुछ स्टूडेंट रह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से। डिस्कस कर लेना भाई, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ बच्चों, आवाज यार तुम लोग की बड़ी ब्रेक हो रही है। P4 में एक बार मैं क्रॉस चेक करूं कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं। इसमें 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब अभी 4 बच्चे ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता, मैं आज मैसेज कर दूंगा जो ग्रुप में ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएंगे। बच्चों स्टार्ट करें अब आगे। यस सर। चलो, अब बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो अब आने वाला है, टाइम डायलेशन। कि क्या टाइम जो हमारे लिए है, क्या वो दूसरे के लिए भी वही टाइम इंटरवल हो सकता है? क्या इसमें चेंज हो सकता है? क्या टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है? ठीक है, अब तुम में से किसी ने वो मूवी देखी है इंटरस्टेलर? बहुत जबरदस्त मूवी थी, उसे बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे, बहुत लेंथी मूवी है, 3.5 घंटे की। सर किस बेस किस पे? इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर वो इसी पे थ्रिल बेस्ड है। थ्रिलर। अच्छा। थ्रिलर नहीं है, साइंस फिक्शन, साइंस साइफाई मूवी है। फिक्शन। सर ठीक है, आज देखिए। सर साइंस फिक्शन लूसी मूवी देखना। है। अभी देखो, अब वो जिसने देखी होगी ना उसे वो उसका दिमाग इतना चला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें मल्टी डायमेंशंस की बात होती है, उसमें 6, 7, 8, 10 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस की बात होती है, उसमें टाइम डायलेशन की बात होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक आपका बहुत अच्छा है उसमें एस्ट्रोनॉट है, दे आर जस्ट गोइंग ऑन अ मिशन। ओके, सो दे हैव टू गो इन सम planet which is very near to black hole that having extremely high gravity। तो वहां पर क्या होता है कि वो अपना जो मिशन है उसको करने के लिए उस प्लेनेट में वो जाते हैं, और उनके पास क्या होता है कि उस प्लेनेट में अगर वो 1 घंटा आपका निकालेंगे तो अर्थ के अराउंड 10 years के बराबर वो था। ठीक है, सर अर्थ के टेन नेम ईयर्स सेंड कर देना व्हाट्सएप। हाँ मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो उस कॉन्सेप्ट को तुमने एक बार देखना है, तुम्हें अब समझ में आएगी
क्योंकि जो आपके फॉरेन के साइंटिस्ट हैं जो वर्क करते हैं भैया, उनके बहुत जबरदस्त लेवल पे जो ये हॉलीवुड मूवीज बनती है ना, एक्चुअल में जो रिसर्च चल रही है करंट, जो रिसर्च चल रही होती है उस पर बेस्ड होती है उनकी मूवीज। तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक मिशन में जाते हैं उस प्लेनेट पे, और उनका एक फ्रेंड जो है ऊपर स्पेसक्राफ्ट में होता है, वो उन्हें ड्रॉप करता है कहाँ, कि वो लोग कहाँ पहुंच जाए आपका उस प्लेनेट पे। लेकिन कंडीशन ये होती है कि उस प्लेनेट में वो अगर 1 घंटा उनका निकलेगा, तो वो जो अर्थ में, मतलब दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर है उनका, जो फ्रेंड है जो स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ है, उसके 10 साल निकल जाएंगे। तो उन्हें एटलीस्ट 1.5 घंटे का टाइम चाहिए था उस मिशन को पूरा करने में। लेकिन होता क्या है, कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें क्या होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ज़्यादा टाइम मीन्स इतना होता है कि जब वो वापस आता है ना स्पेसक्राफ्ट में, जो फ्रेंड वो लगभग अराउंड 40s में छोड़ के गए थे, 2.5 घंटे बाद लगभग लगभग उसका जो भी था, उसकी 23 साल की एज निकल गई होती है। समझ रहा हो? यानी उन वो तो एक दिन भी उनका पूरा नहीं हुआ था, केवल 2.5 घंटे में वो मिशन पूरा करके आए। लेकिन जब वो आप स्पेस क्राफ्ट में वापस आए, तो उसके फ्रेंड की जो एज थी वो 23 साल आगे हो चुकी थी। यानी उसका 23 साल का, दैट इज 23 ईयर्स, उसे उसे स्पेस क्राफ्ट के अंदर निकालने पड़े थे। उन्हें तो 2.5 घंटे में ऐसा लगा कि बहुत जल्दी हमें काम करना है, लेकिन उसको उतना ही टाइम उसके फ्रेम में कितना था, इट वॉज अराउंड 23 ईयर्स। तो ये है इफेक्ट टाइम डायलेशन का। क्या ये रियलिटी में हो सकता है? इसको अब हम देखेंगे जब ये डेरिवेशन हम करेंगे, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे क्या सर टाइम डायलेशन वाकई इफेक्ट है या नहीं। हाँ बताओ अच्छा। सर मूवी का नाम बताना। मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। सर एक बार व्हाट्सएप नाम कर देना। चलो ठीक है, टाइम मिले तब। अभी तो तुम्हें टाइम होगा वीकेंड्स पे देखना, बहुत लेंदी मूवी है लेकिन आप बहुत सर अच्छी लूसी देखना। है। हैं? लूसी लूसी भी देखी है मैंने, है ना? देखिए सर। हाँ, जिसमें माइंड की जो स्टेट है वो मैक्सिमम लेवल हंड्रेड पे परसेंट हो जाती है। 100%, कुछ केमिकल चेंजेस की, वो भी अच्छे। है ना? तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं, ट्रांसफॉर्मर सीरीज की मूवीज देखो तुम, और है ना? वो सारी की सारी इंसेप्शन देखिए सर। इंसेप्शंस हैं। सपने के अंदर सपना देखता है उसमें, यही तो है। सर तो लट्टू वाला। हाँ, ऐसे बहुत सारी हैं। लेकिन यह है कि उन सब में बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट है साइंस के। तो जब तुम लोग ये चीजें पढ़ लेते हो ना, तब वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। कई बार तो उनमें से बहुत सारी ऐसी टर्म्स और ऐसी चीजें वो यूज करते हैं वर्ड। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स, आज की डेट में तुम हर दूसरी साइंस फिक्शन मूवीज में क्वांटम फिजिक्स वर्ड यूज सुनोगे। यस ये सर। बहुत एडवांस लेवल की फिजिक्स है। ठीक है। जैसे तुम्हारी अभी कौन सी आई थी, एवेंजर सीरीज की जो मूवी आई अवेंजर एंड गेम्स। एंड गेम्स, उसमें भी वो क्वांटम लेवल पे पहुंचता है ना, टाइम को रिवर्स कर देता है, कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ उसमें बता रखे हैं। तो वहां पर सब एटॉमिक एंड पार्टिकल लेवल पे तो हर जगह आपका क्या है, ये वो नॉलेज बेस्ड होती है। ऐसा नहीं कि हवा में चीजें वो लोग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट रिसर्च चल रही है उस पर बेस्ड उनकी मूवीज होती है, कि मूवी को बनने में कई साल लगता है उनमें, क्योंकि वो पूरे पैनल के साथ बैठ के इन मूवीज को डिजाइन करते हैं, जो बड़ी मूवीज हॉलीवुड मूवीज आती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, रिलेटिविटी है, या जो क्वांटम फिजिक्स तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी मूवीज आज की डेट में बनी हुई हैं। जैसे जीआई जो एक मूवी आई थी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवी है, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड हैं। और आज की डेट में हमारे लिए दोज आर प्रेडिक्शंस, दे आर प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर दे विल बी ट्रू। क्योंकि फिजिक्स का यही काम है, प्रेडिक्ट करना, पहले सिचुएशंस को प्रेडिक्ट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर के लिए, फिर उन सिचुएशंस के ऊपर वर्क करना कि किस तरीके से हम उन पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस को सही कर सकते हैं, या उनके लिए हम कोई डिवाइस या टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं। देन इट्स ऑल द वर्क ऑफ इंजीनियर्स कि उसके ऊपर उसे का वर्क करके उस टेक्नोलॉजी को और बढ़िया लेवल पे लेके जाना। ठीक है बच्चों? ओके। तो अब हम बढ़ रहे हैं टाइम डायलेशन में। सो टाइम इंटरवल ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रिलेटिव मोशन। ओके, a clock is moving in frame as dash measures the longer time interval between the two events that occurs in stationary frame of reference than the same time interval measured by the clock in stationary frame. This is known as the time dilation. ये समझ में आई? कुछ लाइन पढ़ो तुम एक बार, दिमाग घूमेगा तुम्हारा इन लाइंस को पढ़ने में। आया कुछ समझ में?
अब देखो इसमें सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बताऊं, हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, ठीक है। हमेशा बात करेंगे कितने फ्रेम्स की, दो की। कौन सा फ्रेम होगा पहला? स्टेशनरी। स्टेशनरी। दूसरा फ्रेम कौन सा होगा? मूविंग फ्रेम। ठीक है। अब क्या था, ध्यान से सुनना जो चीज मैं बता रहा हूँ। पहले क्या था, दोनों ही फ्रेम एक ही जगह पे थे, ये ओ भी यहीं था, ओ डैश भी यहीं था, ठीक। तो क्या करा इन्होंने, क्या देखा, एक क्लॉक थी इनके पास, ठीक है। इस क्लॉक में क्या था, एक, इन्होंने टाइम को मेजर करा। तो जब इन्होंने इस क्लॉक में टाइम को मेजर करा, इन्होंने दो इवेंट्स लिए। इन्होंने कहा कि हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है T1 टाइम पे हुआ है, और जो लेक्चर एंड हुआ है वो T2 टाइम पे हुआ है। या मैंने बोला दोनों से, मैंने कहा देखो भैया क्लॉक को देखो तुम लोग, है ना। दोनों को मैंने उनकी क्लॉक्स दे दी। मैंने कहा टाइम को तुम लोग क्या करो, मुझे लेक्चर जब स्टार्ट होगा वो टाइम नोट कराना जब मैं बोलना स्टार्ट करूं, और जैसे ही मैं लेक्चर एंड करूं मुझे वो टाइम बताना। और दोनों की वॉच, मैंने दोनों को एक एक वॉच दे दी अभी, ठीक है। दोनों की वॉच को मैंने बिल्कुल मैच कर दिया, उसमें एक मिली माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था। तो क्या T1 और T2 का जो मुझे बताएंगे, क्या ये सेम टाइम पे बताएंगे या अलग अलग टाइम होगा इनका? तो सेम बताइए। सेम बताएंगे, क्योंकि भाई बिल्कुल सेम क्लॉक इनकी बताएं। मैच करा रखी है, दोनों बैठे हुए हैं, स्टेशनरी हैं। तो या मैं कहूँ कि ये एक ही वॉच को दोनों देख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो इनके पास जो टाइम इंटरवल इन्होंने अपनी अपनी वॉचेस में देखा, तो इनका जो टाइम इंटरवल इन्होंने मुझे बताया मेरे लेक्चर का बिल्कुल सेम था, उसमें कहीं कोई लैगिंग नहीं थी। यानी इसने अगर 1 घंटे का लेक्चर का टाइम मुझे बताया, तो 1 आवर का लेक्चर मुझे ओ डैश ने भी बोला होगा कि 1 आवर आपके हो चुके हैं। अब मैं सर एक बार दोबारा। दोबारा समझो, मैंने दोनों दोनों फ्रेंड्स को क्या दे दी, वॉच दे दी, ठीक है। दोनों वॉचेस को मैंने कहा कि तुम बिल्कुल इनको मैच कर लो, इनमें नैनो सेकंड्स की भी डिफरेंस ना हो, ठीक है। और दोनों को मैंने क्लास में बैठा रखा है, मेरा लेक्चर, मैंने कहा जैसे ही मैं बोलूँ कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है तो तुम टाइम नोट करना T1, और जैसे ही बोलूँ मैं लेक्चर एंड हो गया तो तुम नोट करना टाइम T2। अब जैसे ही मैंने बोला कि टाइम लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो इसने टाइम, इन्होंने बोला कि 10 बजे लेक्चर में हमारा स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैंने बोला कि टाइम, मैंने लेक्चर ओवर हुआ है, तो इन्होंने बोला अब जो लेक्चर ओवर हुआ है वो 11:15 पे हुआ है। क्या दोनों ने मुझे जो टाइम इंटरवल जो मुझे उन्होंने टाइम नोट करा होगा, दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। सेम होगा, सेम ही होना तो होगा। चाहिए। यस तो सर। बिल्कुल वॉच सेम है, एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं, स्टेशनरी हैं। तो जो टाइम पहले के लिए स्पेंड हुआ होगा वही 1 घंटा दूसरे के लिए हुआ होगा, है ना। तो दोनों ने इक्वल टाइम इंटरवल को मेजर किया होगा, तो टाइम में कोई चेंज नहीं था। अब चेंज कहाँ से आया, मैंने कहा तुम इनमें से एक फ्रेंड जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाए, ठीक है। ये वो तो अपना यही था एस फ्रेम में स्टेशनरी। दूसरा जो फ्रेंड था वो एक स्पेस क्राफ्ट में होके कहाँ पहुंच चला गया, स्पेस में, ठीक है। और ये फ्रेम कौन सा था आपका, ये था ओ डैश, एच डैश, यानी ये मूविंग फ्रेम था, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है। अरे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वैल्यू कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ इक्वल टू बस स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। अब इसके बाद मैंने कहा अब मैं दोबारा से, मुझे तुम लोगों ने इवेंट बताना है। मैंने कहा जब तुम लोग टाइम स्टार्ट हो, मैंने कहा 10 बजते ही भैया तुमने स्पेस में चले जाना है इस रॉकेट में बैठ के, है ना। और 11 होते ही दोनों ने मुझे सिग्नल देना है कि 11 बज चुका है। क्यों, डेरिवेशन देखो 2 स्टेप का, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट समझने की, क्या टाइम डायलेशन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। अब मैंने वेट करा, मैंने कहा चलो जैसे ही इसकी जर्नी स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला ठीक है सर 10 बज रहा है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने टाइम नोट कर लिया T1 इसके फ्रेम के लिए, और T1 डैश मैंने इसके लिए किया। अभी फिलहाल दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इन्होंने सेम टाइम में चलना स्टार्ट करा। अब मैंने कहा जी। कि 11 बज जाए तो मुझे तुम क्या बताना, मुझे वो दे, बड़ी। फ्लैश दे देना लाइट का, या मुझे तुम किसी सिग्नल के थ्रू बता देना कि 11 बज चुका है। अब जैसे ही 11 बजा तो अर्थ वाला ऑब्जर्वर था, इसने बोला सर 11 बज चुका है। तो मैंने कहा T2 डैश मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऑब्जर्वर आपका कहाँ था,
स्पेस में जा रहा है। अब हम इसका वेट करते रह गए, ठीक है। एक दिन निकल गया, कोई सिग्नल नहीं आया इसकी तरफ से। 2 दिन निकल गए, 2 हफ्ते निकल गए, 2 महीने निकल गए, 2 साल निकल गए। और उसके बाद लगभग लगभग मैं रफली एक आइडिया दूं कि मैंने कहा 10 साल के बाद ये मुझे सिग्नल भेजता है कि सर 1 घंटा हो चुका है T2 डैश। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर था स्पेस क्राफ्ट में, है ना, इसने जी। जो टाइम इंटरवल 1 घंटा मेजर किया था, वो अर्थ वाले ऑब्जर्वर के लिए कितना था? इट वॉज अराउंड 10 years। 10 years। ये मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा कितनी वेलोसिटी है उस पर, कितना टाइम डायलेशन होगा। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम में है और बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन वो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी उसी के अकॉर्डिंग स्लो होती है। वो जब देख रहा होगा ना अपनी वॉच को, बिल्कुल उसके लिए नॉर्मल चल रहा होगा, उसे लगेगा कि अभी 1 घंटा ही तो पूरा हुआ है, ठीक है। लेकिन तब तक अर्थ वाले के कितने ईयर्स हो गए होंगे? 10 years पूरे हो गए होंगे भाई। सर ये तो ये पॉसिबल है? अभी देखेंगे पॉसिबिलिटी है या नहीं है ऐसी, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी आएंगे। तो इसमें फिजिक्स में एक बड़ा जबरदस्त रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आता है, ट्विंस पैराडॉक्स उसे हम बोलते हैं। यानी अगर 2 जुड़वा भाई हैं, एक भाई अगर कहाँ रह जाए? अर्थ में, और दूसरा भाई क्या करे? अब सपोज ऐसे ही था, मैंने कहा कि भैया 1 1 आवर जब आपका कंप्लीट होता है, तो जो स्पेस में मूव कर रहा है एक स्पेस क्राफ्ट में आपका फ्रेंड, उसके लिए वो लगभग लगभग 5 years के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब 1 hour 5 hours के इक्वल, 1 year 5 years के इक्वल है, तो क्या करेगा तुम्हारा फ्रेंड? स्पेस में घूमना स्टार्ट करेगा। जो गया, उसने कहा भैया आज मैं कर रहा हूँ क्लास बंक, है ना, और मैं जा रहा हूँ इस स्पेस क्राफ्ट में जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। तो कहा, बोला मैं 5 बजे ही वापस आऊँगा, फिर हम साथ में घर चलेंगे। तो 9 बजते ही निकल चुका, और 5 बजे वो वापस अपने फ्रेंड के पास आया। कितना टाइम निकला होगा 9 से 5 तक? 8 hours निकले होंगे ना? इतने ही तो निकलेंगे बच्चों। जी। 9 बजे तुम्हारी अगर अभी क्लासेस रेगुलर चलती होती तो 9 बजे तुम कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेक्चर स्टार्ट होता 5 बजे तो छूटते हैं यहाँ से। अब तुम्हारा जी। फ्रेंड कॉलेज ना आके उसने कहा 9 बजे में निकल गया स्पेस क्राफ्ट में, और वो स्पेस क्राफ्ट में निकला जिसकी स्पीड इतनी थी कि उसे पता नहीं था कि टाइम डायलेशन जैसे कोई चीज़ है, और वो उसमें बैठ गया। और उसके बाद जब वो 1 घंटे, उसके उस एक्चुअल में 1 घंटे में 5 years निकल रहे, तो जब 8 hours उस शाम को वापस आएगा 8 40 hours साल के बीत गए। बाद, तो अर्थ में कितना टाइम निकल चुका होगा? 40 साल। यानी जिस फ्रेंड को वो कितने का छोड़ के गया था, 18 साल का अपने साथ या 17 साल का, वो कितने का हो चुका होगा? 68 years। यानी ये दादाजी बन गया होगा, इसकी एज वही रही होगी अपनी 18 years। ये तो जब ये 5 बजे वापस आएगा तो इसे दिखेगा कि भैया तो पूरी जनरेशन ही चेंज हो गई। तो ये है टाइम डायलेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम डायलेशन। इतना जबरदस्त है, इसका मतलब टाइम ट्रेवल इसके थ्रू हो सकता है ना। आदमी अपना जी। आगे, जो हम टाइम ट्रेवल्स की बात करते हैं ना, तुमने कई बार, तुमने जैसे ये मूवी देखी होंगी, स्टार वॉर्स सीरीज की मूवीज होती है ना। डोरेमोन। डोरेमोन तो छोड़ो, स्टार वॉर्स की देखी है, जो बड़ी मूवीज हैं, बहुत 1950s से वो स्टार वॉर्स की यस सीरीज, सर देखिए बड़ी सर। हाई फाई गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा, है ना, स्पेस टाइम, इन सब की बातें होती है ना। उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट जो 1950s की मूवी में यूज होते थे, आज की डेट में उस लेवल के डिवाइसेज या इन्वेंशन हो चुके हैं। तो इसका मतलब आज जो लेवल की आपकी मूवीज बन रही हैं जिस टेक्नोलॉजी को लेके, हो सकता है जो हमें अभी बहुत इमेजनरी दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम पर ट्रू हो। ठीक हो गया। चलो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये तुम्हें समझ में आया क्या चीज मैं बताना चाह रहा था? हेलो। यस सर। समझ में आया ना? हेलो। चलो अब, हाँ बेटे, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही किसी को? स्टीफन हॉकिंग ने भी ऐसी एक्सपेरिमेंट किया सर। मैं हाँ, स्टीफन हॉकिंग तो टाइम डायलेशन सर। स्पेस, हाँ बेटे, आवाज क्लियर नहीं आ रही आयुष। चलो अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, फिर से रिपीट होगा, ठीक है। अब देखो सर एक बार बात कर अदर टाइम डायलेशन क्या है सर? टाइम डायलेशन है बेटे, जब आप एक ऑब्जर्व, आपका क्या है, 2 ऑब्जर्वर हैं, एक जो अर्थ में है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, और है वो यानी फ्रेम में है।
दूसरा मूविंग ऑब्जर्वर है जो क्या है आपका एच डैश फ्रेम में। तो अर्थ में अगर ये सिग्नल देंगे ना दो इवेंट्स के, मैंने कहा एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है T1 टाइम में इवेंट स्टार्ट हुआ, तो दोनों ने इसका टाइम नोट करा 10 AM, ठीक है। अब मैंने बोला कि 1 घंटे बाद मुझे तुम सिग्नल देना, और मैंने कहा जैसे ये टाइम 10 बजे तुम स्पेस में चलना स्टार्ट करना, और जैसे ही 11 बजे तुम दोनों ही मुझे सिग्नल देना। अब जो अर्थ में था ये तो v वेलोसिटी से मूव करने लगा, जो मूविंग फ्रेम में था। जो अर्थ में था उसने जब मुझे T2 सिग्नल दिया तो मैंने टाइम मेजर करा, वो था 1 आवर। लेकिन हम अब इसके बाद वेट कर रहे हैं कि दूसरा वाला जो मूविंग फ्रेम है वो हमें सिग्नल दे कि अब मेरा 1 आवर कंप्लीट हो गया। तो उसका 1 आवर जब वो कंप्लीट होने का सिग्नल उसने दिया हुआ है, तो हम बहुत टाइम तक वेट करते रहे। हम भूल भी गए कि वो कोई स्पेस में हमने भेजा था, 10 साल निकल गए हमारे। उसके बाद इसका आ रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स कि भैया कितने बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। तो इसका मतलब इसका जब 1 घंटा निकला जो स्पेस क्राफ्ट में था, अर्थ वाले के कितने ईयर्स निकल गए? 10 ईयर्स। टाइम का क्या हो जाना? स्लो, ठीक है। उसे कहते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम भी अब रिलेटिव है। अभी तक हम टाइम का एब्सोल्यूट मानते थे ना कि अगर मेरे लिए 1 घंटा 60 मिनट में होता है तो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए भी क्या था, 1 घंटा 60 मिनट में होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रिलेटिविटी आने से ये चीज हमारी चेंज हो गई। अब इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं। अब रियल टाइम कौन देख रहा होगा? अब ध्यान देना, हमने बोला कि जो हमारा फ्रेंड है, ठीक है, जो दूसरा स्टूडेंट है, मैंने उसे वॉच दे दी। मैंने कहा इस वॉच को लेके तुम कहाँ पहुंच जाओ स्पेस में। अब वॉच किसके पास है? वॉच किसके पास है? जो मूविंग ऑब्जर्वर है ना। यस सर। तो जो ये टाइम मेजर करेगा वो मेजर टाइम कितना होगा? T0 = T2 डैश माइनस T1 डैश, यानी ये ओरिजिनल टाइम होगा क्योंकि ये वॉच को अपने पास रखा हुआ है। अब जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है वो इस टाइम को क्या नोट कर रहा होगा? T = T2 माइनस T1। भाई वो वॉच को लेके ही चला गया मूविंग ऑब्जर्वर। इसका मतलब जो ये टाइम आपका देख रहा होगा ये क्या होगा? ओरिजिनल टाइम इसे इसके करस्पॉन्डिंग होगा मूविंग फ्रेम में। जो अर्थ वाला है वो इसी टाइम को देख रहा होगा जो T2 माइनस T1 है। अब हमें मेजर करना है कि ये क्या T = T0 आएगा। अगर T = T0 आ जाता है फिर तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यानी दोनों इक्वल टाइम इंटरवल को मेजर कर रहे हैं। अब हम भी देखते हैं कि क्या T = T0 आएगा या नहीं। तो यहाँ पर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कर रहे हैं, कौन सा? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है। तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग T = क्या होता है? पढ़ा था ना ये, मैंने शुरू में बताया था तुम्हें, यस सर। प्लस Vx डैश ओवर सी स्क्वायर। जो क्योंकि डायरेक्ट था उसमें क्या था? T माइनस T डैश इक्वल टू क्या था? T माइनस XV ओवर सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पूरी वैल्यू थी। तो मैंने कहा था जब भी हम क्या करें, इनवर्स करें, तो हमेशा प्राइम को नॉन प्राइम से और v को माइनस वी से हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस। प्राइम नॉन प्राइम को इंटरचेंज करके v को माइनस वी से रिप्लेस कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? T डैश प्लस Vx डैश ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? T2 डैश। तो T2 डैश क्या होगा? T2 = क्या होगा? T2 डैश प्लस x डैश v ओवर सी स्क्वायर दिस मच। और T1 = क्या होगा? T1 डैश x डैश v ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बिल्कुल जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करा था उसी तरीके से हम इस डेरिवेशन को भी कर रहे हैं एज इट इज, है ना। वहां हमने फॉर्मूला किसके लिए लिया था? पोजीशन के लिए। यहाँ किसके लिए लिया था? टाइम के लिए। आया समझ में? यस सर। यहाँ मिला T = T2 माइनस T1, और जब हमने T2 माइनस T1 किया तो हमें क्या मिला? बस सेकंड टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो रही है, देखो, है ना। कॉमन है x डैश v ओवर सी स्क्वायर x डैश v ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मिला T2 डैश माइनस T1 डैश। तो यहाँ T = क्या आया? T0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और मैंने कहा था ये जो v हमेशा लेस देन क्या होता है? c होता है ना। तो इसलिए जो वैल्यू आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये 1 से छोटी होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये 1 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, है ना। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी। अब सपोज मैं कहता हूँ कि आपका ये जो यहाँ पर बनेगा
ये 1 से छोटी वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है तो ये जो t की वैल्यू आएगी हमेशा t0 की जो वैल्यू होगी वो t से हमें क्या होगा, इसका मतलब क्या रिलेशन होगा इनमें? equals to t naught. t इज ग्रेटर देन t0, यही तो होगा ना? यस सर। भाई मैंने कहा कम है, t इक्वल्स टू क्या बोला, t0 अपॉन 1 से कम है 0.9, यही हो गया। तो 0.9 का मतलब क्या है, t इक्वल्स टू 1.1 समथिंग होगा t0। तो यानी t हमेशा t0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब जो टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसके लिए टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर जो t है ये एक्चुअल में क्या है, टाइम इंटरवल है बच्चों। क्या है ये, टाइम इंटरवल। कुछ बच्चे केवल टाइम लिख देते हैं, इट्स नॉट टाइम, इट्स अ टाइम इंटरवल, दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसका मतलब जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो कितने फैक्टर से बड़ा हो जाता है, 1/√1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम डायलेशन। यानी जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो तो क्या है, वॉच उसके पास है तो रियल टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके लिए वही टाइम एक्सटेंड होके कितना हो जाता है, 1/√1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यानी किस पे डिपेंड करेगा, v पे। और हमने अगर v को c के स्पीड में, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने c की स्पीड अचीव कर ली तो क्या होगा भाई, t की equals to t वैल्यू naught. टी नोट हो जाएगा। इन्फिनिटी, यही होगा ना। v इक्वल्स टू सी हो गया तो 1 - 1 0 हो गया, 1/0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो टाइम इंटरवल इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब टाइम चल रहा है या रुक गया, टाइम रुक गया भाई अब, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। उसके लिए टाइम कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो हमेशा उसके लिए टाइम वही रहेगा। यानी उसके लिए सारी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, बंद। समझ में आया? तो इन्फिनिटी टाइम इंटरवल का यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। और अगर v ग्रेटर देन c हो गया तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आता है, इसलिए कोई भी वेलोसिटी v से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि v की वेलोसिटी में पहुंचते ही टाइम क्या हो गया, इन्फिनिटी। जो एक्चुअल में टाइम इंटरवल इन्फिनिटी होना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता। अच्छा तुम में से ये बताओ, किसी ने ये सुना है कि टाइम कभी रुका हो, कभी सुना है टाइम रुकता? यस सर, सुना तो है। कहाँ सुना है? सर बेन 10। हैं? तुमने सुना जब वो गीता के उपदेश दे रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन को, है ना, वो बोलते थे ना टाइम रोक दिया था उन्होंने उस टाइम पे, हाँ। रोक क्या था? तो Yes इसका sir. मतलब क्या है, टाइम कैसे रुका होगा? 52 मिनट रुके थे सर, 52 मिनट। इसका मीनिंग क्या है कि आपका वो जिस फ्रेम में ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने उस फ्रेम को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराया होगा। अगर हम उसे रिलेटिविटी से जोड़ें, है ना, हमें नहीं पता एक्चुअल में वो हुआ था या नहीं हुआ था, हमने तो माइथोलॉजी में ये चीजें पढ़ी हुई है ना, हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है। तो अगर हम उसे रिलेटिविटी से जोड़ना चाहें, जो बोला गया है कि टाइम क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो इसका मतलब वो जिस फ्रेम में मूव कर रहे थे उस फ्रेम की स्पीड क्या कर दी उन्होंने, इन्फिनिटिव कर दी। सर पर उन्होंने तो सारी वो रोक दी थी, गैलेक्सी। वही तो। तो अगर टाइम रुक गया तो क्या लाइफ पॉसिबल है? टाइम रुक गया तो लाइफ पॉसिबल है क्या, मतलब पहले ये तो बता सके कि टाइम रुक सकता है नहीं रुक सकता? पॉसिबल हो गया? पॉसिबल हो गया तो फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अलग होंगे, फिर वो एक अलग दुनिया होगी, वहाँ सारे फिजिक्स के लॉज अलग होंगे, फिर तो ठीक है। सही। तो पूरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी, फिर ये फिजिक्स नहीं होगी उधर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में जाते ही फिजिक्स चेंज हो गई। देखो जो चीज़ एब्सोल्यूट थी वो बिल्कुल आपकी चेंज होते चले गए, और जब लाइट की स्पीड में सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे फिर तो सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो फिजिक्स अभी हम देख रहे हैं ऐसी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर हर ऑब्जेक्ट हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, टाइम हमेशा रुका हुआ होगा, तो कुछ जैसे होगा ही नहीं। दैट इज लगेगी नहीं। स्टोन जैसा कहते हैं, उस तरह की कंडीशन आ जाएगी ना, फिर तो हर चीज जीरो में पहुंच जाएगी। तो इसलिए लाइट की स्पीड पॉसिबल किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो, लाइट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन
किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लाइट की स्पीड अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अभी वर्क कर रहे हैं साइंटिस्ट, कुछ कोशिश में लगे पड़े हैं कि क्या हो कि लाइट की स्पीड से फास्टर कोई पार्टिकल हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने करा है, कुछ प्रेडिक्ट करा है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ऐसा कोई बहुत स्ट्रांग हमारे पास एविडेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या है? जो टाइम इंटरवल जब क्लॉक रुकी हुई है उस टाइम पे जो हम नोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर टाइम इंटरवल। यानी जो मूविंग ऑब्जर्वर है, जो क्लॉक लेके बैठा हुआ है, उसका टाइम इंटरवल क्या था? प्रॉपर टाइम इंटरवल टी नॉट। ठीक हो गया? अब क्या आपका टाइम इंटरवल, ये जो है टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट है? जो हमने इतनी बड़ी बातें करी कि टाइम रुक सकता है, टाइम एक्सटेंड होता है, क्या ये रियल इफेक्ट है? एक्चुअल में टाइम डायलेशन रियल इफेक्ट होता है। ठीक है, आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो एपरेंट है, वो फील होता है, लेकिन टाइम डायलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और ये कहाँ से आता है? म्यू मैसॉन की थ्योरी। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसे फटाफट से कवर कर रहा हूँ, फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके अपनी लेयर्स हैं। अब क्या होता है, जो गामा रेडिएशन आपका, या कॉस्मिक रेडिएशन, एक्चुअली कॉस्मिक रेडिएशन आपका कहाँ से आता है? यूनिवर्स है। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? सबसे हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं भाई। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम की, जो सबसे हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं कॉस्मिक रेज, और ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। जब ये कॉस्मिक रेज अर्थ में के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? म्यू मैसॉन पार्टिकल में। और ये कहाँ पर होता है? अर्थ का जो सरफेस है इससे लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, 10 किलोमीटर। यहाँ से ये रेडिएशन आया और ये रेडिएशन किस में कन्वर्ट हो गया? पार्टिकल में, और वो पार्टिकल कहते हैं म्यू मैसॉन। और जब इन म्यू मैसॉन का लाइफ टाइम देखा गया तो इनका लाइफ टाइम था 2 × 10⁻⁶ सेकंड, और इनकी स्पीड देखो बहुत हाई है, 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है। क्योंकि ये लाइट से ही, क्योंकि कॉस्मिक रेज क्या है? एक तरीके से क्या है? रेडिएशन ही है, जो बहुत लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा, मास में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, और हमें क्या मिले? म्यू मैसॉन पार्टिकल्स। और इनका लाइफ टाइम था 2.10⁻⁶ सेकंड। और जब देखा गया कि इतने लाइफ टाइम में, क्योंकि ये म्यू मैसॉन इतने तक ही एग्जिस्ट करता है, 2 × 10⁻⁶, इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो यानी इतने टाइम तक ही म्यू मैसॉन एग्जिस्ट करेगा, और ये टाइम इतना होते ही इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इतने लाइफ टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं? इनकी स्पीड प्लस इनटू इनका लाइफ टाइम, ये था 600 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? 600 मीटर। यानी ये अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर ही खत्म हो जाएंगे? अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक, तो ये यानी 9.5 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर खत्म हो गए। क्या ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचेंगे? हाँ बच्चों, आ रही मेरी आवाज? यस सर। यस सर। ये बताओ, क्या ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकते हैं म्यू मैसॉन? नो सर। कोई कंट्रोल नहीं। वही उनका लाइफ टाइम इतना है और इतनी स्पीड से वो चल रहे हैं, तो इतने लाइफ टाइम में केवल 600 मीटर ही चल सकते हैं। तो अर्थ तक तो ये म्यू मैसॉन किसी हालत में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है, और 600 में ही खत्म होगा। लेकिन जब अर्थ के नजदीक देखा गया तो ये म्यू मैसॉन की प्रेजेंस हमें मिली, यानी अर्थ के सरफेस के पास म्यू मैसॉन मिले। और म्यू मैसॉन अर्थ में नहीं बनते, ये हमेशा इस जो कॉस्मिक रेज अर्थ यूनिवर्स से आती हैं उसी से ये क्रिएट होता है। तो ये बड़ा डिलेमा था साइंटिस्ट के लिए कि आखिर म्यू मैसॉन कहाँ से आ गए अर्थ में, तो जब ये होते ही नहीं, और म्यू मैसॉन अर्थ में पहुंच कैसे रहे? तो उन्होंने इसके बाद इसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया। अब म्यू मैसॉन के फ्रेम में तो उसका लाइफ टाइम कितना था? 2 × 10⁻⁶ सेकंड। लेकिन अब इस अर्थ के जो ऑब्जर्वर है, यहाँ अर्थ में एक ऑब्जर्वर होगा, इसके रिस्पेक्ट में लाइफ टाइम कितना है? तो यहाँ उन्होंने लगाया टाइम डायलेशन का फॉर्मूला, ये देखो, और ये क्या आया? T = T0/(1 - V²/c²। तो T0 ओरिजिनल लाइफ टाइम था, 2 × 10⁻⁶, वेलोसिटी थी 0.998 c। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखी थी कितनी थी? 0.998 c। और जब इसे कैलकुलेट करा तो ये जो टाइम इंटरवल आया, जो इसका लाइफ टाइम आया विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, इट्स 3.17 × 10⁻⁵ सेकंड।
और जब इस टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करा इसकी स्पीड से तो हमें मिला 9.5 किलोमीटर, इट्स 9500 मीटर्स। तो यानी टाइम डायलेशन ने म्यू मैस ऑन अर्थ पे क्यों पहुंचना इस चीज को प्रूव कर लिया। यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल प्रूफ हमें मिल चुका है कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। समझ में आया बच्चों? बहुत बार पूछा जाता है कि इस टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट और नॉट। तो टाइम डायलेशन क्या होता है? रियल इफेक्ट। अगर तुम क्लासिकल से इसे डिफाइन करना चाहते, क्लासिकल के अकॉर्डिंग, तो कभी अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकते पार्टिकल। वो तो हमेशा कहाँ खत्म हो जाएंगे? 600 मीटर की हाइट पे। मतलब दैट मीन्स 600 मीटर कहाँ से? जो अपर लेयर है जहाँ से एंटर कर रहे हैं, यानी 9.5 किलोमीटर तक तो वो आगे और बढ़ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। लेकिन जब कॉन्सेप्ट लगाया रिलेटिविटी का, टाइम डायलेशन का, तब ये प्रूफ हो गया कि जो मैसॉन है, अगर हम अर्थ के फ्रेम से उसे देखेंगे तो उसका लाइफ टाइम बढ़ गया। और ये चीज जब देखी गई तो रिलेटिविटी ने इसे बिल्कुल क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि हाँ, अर्थ तक ये पहुंच सकता है। तो इसका मतलब टाइम डायलेशन क्या है? एक रियल इफेक्ट है। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो तुम्हें अब किसी को ये कंफ्यूजन रहे ना कि टाइम डायलेशन मतलब टाइम कम हो सकता है या एक्सटेंड, मतलब जो एक्सटेंड हो सकता है फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है? क्योंकि म्यू मैसॉन जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी बहुत हाई है। तो जिस दिन हम इस स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे उस दिन हो सकता है फिर हम टाइम को भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि कंडीशन ये है हमें स्पीड ऑफ लाइट के नियर बाई हमें ट्रेवल करना होगा। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं बना क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड है। लेकिन फ्यूचर के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कल के दिन ये चीज भी पॉसिबल हो जाए। ठीक हो गया बच्चों? अब यस सर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है, कोई भी डाउट तुम्हारे हैं या क्वेश्चंस हैं तो मुझे उस नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे। तो अब मैं तुम्हें एक और क्विज यहाँ से असाइन करने वाला हूँ। इन नोट्स को भी अभी मैं भेज दूंगा तुम्हारे स्ट्रीमलाइन पे, और मैं जो आपका रिकॉर्डिंग्स हैं अभी अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है? तो मैं बता दूंगा वो अपलोड हो गई हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग तुम अपना काम करोगे। और किसी के भी कोई डाउट है अभी जो लेक्चर चला है तो मुझसे तुम लोग पूछोगे।